हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल अड्डा पर स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। बच्चों, जैसा कि मैथ को पढ़ने के लिए उसका बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना बेसिक का नॉलेज लिए आप मैथ को अच्छा नहीं कर सकते हैं, अच्छा बना नहीं सकते हैं, अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। जब तक आपके पास अगर नॉलेज नहीं होती है तो अच्छा नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका बेस कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। जब तक बेस कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छा मार्क्स ला नहीं सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उससे रिलेटेड बेस कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बेस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी प्रश्नावली पढ़ते हैं, तो उस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं त्रुटि रह ही जाती है। जैसा कि आप हर साल देखते होंगे, आपके सीनियर मेंबर जो भी एग्ज़ाम देते होंगे, मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में बैठते होंगे, तो उनका किसी का मार्क्स बहुत अच्छा आता होगा, किसी का मार्क्स बहुत कम आता होगा। उसका रीज़न है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है और जिसके कारण अच्छा नॉलेज नहीं हो पाता है, इसीलिए उनका मार्क्स अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट आप लोगों को मैं बेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से मार्क्स ला सकें मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में। हमारा मिशन है 2024 मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में सभी बच्चों को जो मैथ का मार्क्स होता है 100 में 100/100 आए। तो उसके लिए बेस कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है तो 100 में 100 मार्क्स नहीं ला पाते हैं। उससे संबंधित बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बारे में जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में जानेंगे। फॉर नंबर सिस्टम या ऑफ नंबर सिस्टम इसको कह सकते हैं, यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो उस पर आधारित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप हल नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम में जाके फंस जाएंगे और अच्छा खासा क्वेश्चन आता हुआ आप बना के नहीं आएंगे तो आपका मार्क्स कम उठे। बाद में चल कर के आपको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा कि हम उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आए, उस क्वेश्चन को बना के नहीं आ पाए। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से बना के आ सकें। उसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के हर बिंदु को बारीकी ढंग से सीखें। जब तक आप बारीकी ढंग से नहीं सीखेंगे तब तक हर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अंक के बारे में कि अंक क्या होता है। गणित अगर पढ़ते हैं तो गणित में सबसे ज़रूरी होता है अंक के बारे में जानना, क्योंकि अंक के बिना संख्या नहीं बनती है और संख्या से रिलेटेड बहुत सारी संख्या बनते हैं। जैसे प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, परमेय संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। उसके बाद वास्तविक संख्या होता है, अवास्तविक संख्या होता है। तो इन सब बिंदुओं पर हम बारी बारी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को बना के नहीं आ पाते हैं। इसलिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम ध्यान देंगे ताकि आप अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन को बना के आ सकें। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ भी रहे होंगे, पूरे मिशन के साथ तैयारी मोड में लगे होंगे। सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर होता क्या है। अर्थात
नंबर से पहले डिजिट के बारे में जानना चाहेंगे। डिजिट क्या होता है? तो डिजिट अर्थात क्या? अंक। वे गणितीय चिन्ह या वे गणितीय वस्तु जिसका प्रयोग या उपयोग हम संख्या के लिए करते हैं उसे अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। अगर इसको लिखा जाए तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि वे गणितीय वस्तु या चिन्ह जिनका उपयोग संख्या के निर्माण में किया जाता है। जैसे कि अगर बात किया जाए तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 इत्यादि। तो अंकों में अगर बात की जाए तो 0 से लेकर के 9 तक ही अंक होते हैं। कुल मिला के अंक की अगर बात किया जाए तो अंकों की कुल संख्या जो होती है गणित में वो 10 होती है, जो 0 से प्रारंभ होती है और लास्ट 9 तक होती है। उसके बाद अगर लिखा जाता है तो वह एक संख्या का निर्माण होता है। तो देखते हैं, अब देखिए, सबसे अगर अंकों में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा अंक क्या होता है, तो सबसे छोटा अंक अगर बात किया जाए तो 0 होता है। और सबसे बड़ा अंक क्या होता है? अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा अंक, तो बोलेंगे कितना? 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0। और सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक जो होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अंक जो होगा वो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं संख्या पे, अर्थात नंबर। संख्या पे बात करते हैं, अर्थात इसको कहा जाए क्या? तो नंबर पे बात करते हैं, अर्थात संख्या। अब संख्या क्या होता है? संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो संख्या के बारे में चर्चा करेंगे तो संख्या के बारे में लिखेंगे कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, किसी वस्तु को मापने, तथा
नामकरण करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे 10, 12, 10 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 केजी, 5 सेंटीमीटर, ETC। अब देखिए, अब इसमें बता रहे थे कि नंबर के बारे में, तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, किसी वस्तु को मापने तथा नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 10, 12, 10 सेंटीमीटर, 1 केजी। अब यहाँ पर 1 केजी क्या हो जाएगा? तो बताए कि किसी वस्तु को मापने के लिए, किसी वस्तु को मापने के लिए, तो मापने की अगर बात किया जाए तो जैसे हम किसी वस्तु को मापते हैं तो मापने के लिए तो सेंटीमीटर भी होता है, उसके बाद केजी भी होता है। तो यहाँ पर केजी जो हुआ वो किसी वस्तु का भार मापने के लिए किया गया है, किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए यहाँ पर सेंटीमीटर का उपयोग किया गया है, और किसी भी चीज का नामकरण करने के लिए, किसी भी चीज का नामकरण करने के लिए हम यहाँ पे संख्या जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, जैसे 10 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, तो इत्यादि का प्रयोग जो है हम यहाँ पर किसके लिए? तो नामकरण के लिए किए। किसके लिए किए? तो नामकरण के लिए किए। दैट मीन्स का अगर कहा जाए तो क्या हो गया? संख्या हो गया। ये सब क्या हो गए? संख्या हो गए। चलिए आगे देखते हैं कि संख्या से पहले अब हम चलेंगे कुछ मैथमेटिकल टर्म में क्या होते हैं, कुछ गेम होते हैं। क्या चीज का? तो चिन्ह से संबंधित कुछ गेम होते हैं। चिन्ह से संबंधित क्या होते हैं? कुछ गेम होते हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। अब यहाँ से हम कुछ बातों को आगे रखते हुए चलते हैं। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। एकदम मस्त में समझना है, बढ़िया समझना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल अच्छे मिजाज में बढ़िया ढंग से समझते हुए चलना है। किसी बच्चों को कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो गेम्स ऑफ जीरो इन मैथ्स, जीरो इन मैथ, तो देखते हैं क्या कि गेम्स ऑफ अगर बात किया जाए तो क्या होगा? गेम ऑफ अगर बात किया जाए तो गेम ऑफ क्या हो जाएगा? गेम ऑफ जीरो इन मैथ्स, अर्थात गणित में शून्य का खेल, अर्थात गणित में शून्य का खेल। आशा कर रहे होंगे सभी बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो गणित में शून्य का खेल। प्रिय बच्चों, देखिए गणित में शून्य का खेल जो होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप कहीं किसी भी सवाल को बना रहे हैं, अगर इसके खेल के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो आप अच्छे ढंग से सवाल को बना के नहीं आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपसे त्रुटि हो जाएगी तो सवाल बनेगा नहीं। फिर जब बनेगा नहीं या आप गलती दिशा में चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? आपका मार्क्स निगेटिव अर्थात कट जाएगा, जितना आना चाहिए उतना आएगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले गणित में शून्य का खेल का होना समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे किसी भी संख्या को अगर बात किया जाए जीरो के साथ
अगर गुना करते हैं तो वह क्या हो जाता है, तो वह जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर किसी भी संख्या में शून्य के साथ अगर गुना किया जाए तो भी क्या होता है, तो भी उस, है ना, इस क्रम में भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब देखिए, अगर किसी भी संख्या को शून्य के साथ अगर जोड़ा जाता है, शून्य के साथ अगर जोड़ा जाता है तो जो संख्या था उसका रिजल्ट उतना ही आता है। अर्थात 5 को जोड़े हम किसके साथ, शून्य के साथ, शून्य के साथ अगर जोड़े तो यह कितना हो जाता है, तो जो हमारा संख्या था उतना ही रिजल्ट हमारा आता है, उतना ही हल हमारा होता है। अर्थात अगर हम किसी संख्या को शून्य में अगर जोड़ते हैं, किसी संख्या को शून्य में अगर जोड़ते हैं तो भी जितना हम संख्या को जोड़े हैं उतना ही रिजल्ट हमारा आएगा। अर्थात 0 + 5 को दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा 5 ही आएगा। अब चलिए, अब देखते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य में से अगर घटाएंगे तब क्या होगा, तब -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी संख्या में से शून्य को अगर घटा लिया जाए तब क्या होगा, बोलिए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब भी क्या आएगा, तो तब 5 रिजल्ट आएगा। क्या आ जाएगा, 5 रिजल्ट आ जाएगा। अर्थात जितना हमारा संख्या था उतना ही क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है और मस्ती में समझना है, कहीं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जब तक बेस कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छे ढंग से बना नहीं सकते हैं सवाल को एग्ज़ाम में। और हमारे टीम का उद्देश्य ही है कि सभी बच्चों को मैथ में 100 में 100 दिलवाना, और 100 में 100 दिलवाने का लक्ष्य जो है तभी पूरा होगा जब आप सारे बच्चे हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा जो चैनल है ऑनलाइन हमारा जो चैनल है ऑनलाइन स्कूल अड्डा, इस चैनल से सभी बच्चे जुड़े और अपने भविष्य को संवारने का काम करें, क्योंकि हमारे टीम के द्वारा सभी बच्चों को अच्छा रिजल्ट, अच्छा मार्गदर्शन, अच्छी शिक्षा देने का उद्देश्य है। इसी पर्पज से हम और हमारी टीम आप सभी बच्चों के बीच YouTube पे उपस्थित हुए हैं, ऑनलाइन स्कूल अड्डा के नाम से चैनल को लेकर के। इस चैनल से पूरे बिहार में जितने ही बच्चे हैं या बिहार से बाहर अन्य स्टेटों में जितने ही बच्चे हैं वो सारे बच्चे जुड़े, जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ टॉपिक होगा उसको समझने का प्रयास करें। जहां अगर दिक्कतें होती हैं तो आप सारे बच्चे कमेंट्स में उस चीज़ को लिखें ताकि उसका निराकरण किया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा, हल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं अब कि शून्य और किसी संख्या का भाग अगर किया जाए तब निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए, जब भी अगर किसी संख्या से अगर हम शून्य में भाग देते हैं तब इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, तब इसका रिजल्ट क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे भी आप लोग, है ना, गांव घर में ठेठ भाषा में समझते होंगे कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आता है। अगर भाग भी करते हैं, किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो 0 ही आता है। और ऐसे आसान शब्दों में समझे कि जितने भी बड़े से बड़े संख्या क्यों नहीं हो, अगर उस पर मल्टीप्लाई अगर बाजार दिया जाए 0 का तो वह संख्या क्या हो जाता है, एकदम शून्य के बराबर हो जाता है, शून्य ही हो जाता है। अर्थात कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों नहीं होगा, अगर 0 के साथ अगर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो वह संख्या 0 में ही परिवर्तन हो जाता है, वह संख्या
जीरो ही बन जाता है। तो जीरो में अगर किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो वह उसका निष्कर्ष क्या निकल जाता है, संख्या का जीरो हो जाता है। अब देखिए, अगर किसी संख्या से जीरो किसी संख्या में अगर जीरो से भाग दिया जाए तब क्या होगा? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर जैसे सर आप बता रहे हो कि जीरो में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो उसका निष्कर्ष जीरो आता है। अगर मान लिया जाए कि किसी संख्या में अगर जीरो से हम भाग देंगे तब उसका परिणाम क्या आएगा? तब इसका है ना परिणाम, प्यारे बच्चों, तब इसका परिणाम जो आएगा वो क्या आएगा? अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित आ जाएगा। अपरिभाषित आ जाएगा, इसका परिणाम अपरिभाषित आ जाएगा। तो ये सब गणित के कुछ कंडीशन हैं जो बेसिक टर्म के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम नाम दिए हैं गेम ऑफ जीरो इन मैथ्स, अर्थात गणित में शून्य का खेल। अगर इस चीज को बढ़िया ढंग से अगर समझ लेते हैं सारे बच्चे तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं आती है। अगर नहीं समझते हैं तो जगह जगह पे आपको बहुत सारे ऐसे कंडीशन आएंगे जहां पर इन सब का हल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। जहां पर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। अगर गणित को अच्छे ढंग से अगर समझ लेते हैं तो गणित सब सब्जेक्टों में सबसे आसान है और 100 में 100। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणित में ही 100 में 100 मार्क्स आता है, सभी विषयों में आता है। अगर आप सभी विषयों को बारीकी ढंग से पढ़ेंगे तो सभी विषयों में अच्छा से अच्छा मार्क्स आता है। 100 में 100 मार्क्स आता है ऑल विषयों में, लेकिन गणित में ज़्यादा संभावनाएं होती है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है और मेरा ही मानना है। इसीलिए कि मेरा एक और सेंटर चलता है ऑफलाइन के नाम से। किसके नाम से? ऑफलाइन के नाम से, और उसका नाम जो है वो मैट्रिक वर्ल्ड है। ऑफलाइन सेंटर है जिसका नाम क्या है? मैट्रिक वर्ल्ड। इस बार 2023 की रिजल्ट की अगर बात किया जाए, 2023 की बात अगर किया जाए, 2023 की अगर बात किया जाए तो मेरे संस्थान से सुप्रिया नाम की लड़की का 100 में 100 मार्क्स आया है। 100 में 100 मार्क्स आया है। और इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे हर साल 90 प्लस की अगर बात किया जाए, 95 की अगर बात किया जाए, हर साल बहुत सारे बच्चे इसके अंतर्गत आते थे। कम से कम की अगर बात किया जाए तो 7, 8, 9, 10। अगर 90 प्लस की अगर बात किया जाए तो कम से कम हमारे यहाँ जितने ऑफलाइन में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें कम से कम की बात अगर किया जाए तो 15, 17, 18 बच्चे ऐसे होते थे जो 90 प्लस मार्क्स लाते थे। उनमें भी 95 से अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चे 8-10 हुआ करते थे। इस बार भी वही कंडीशन रहा है कि बहुत सारे बच्चों का 98, 97, 96 इस तरह का मार्क्स रहा है मैथ में। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम मैथ को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे द्वारा अगर बताया जाता है उसका रिवाइज अगर घर पे बढ़िया ढंग से करते हैं, जहां भी अगर त्रुटि होती है तो आप तुरंत कमेंट में क्वेश्चन कीजिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, उस चीज़ को हम देखेंगे। जहाँ पे समझ में नहीं आया उसको समझाने का प्रयास करेंगे। जब अगर आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा तो मेरा मानना है कि आप मैथ के हीरो होंगे। मेरा मानना है कि आप मैथ के क्या होंगे? हीरो होंगे। अगर नहीं, ये सब टर्म अगर नहीं समझते हैं तो आप मैथ के जीरो हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैथ का जीरो नहीं, आपको मैथ का हीरो बनना है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं ज्ञान के लिए।
अगर आप ज्ञान का हीरो नहीं बनते हैं तो पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है, नहीं रह जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करें ताकि आप मैथ के हीरो बन सकें। तो मैथ का हीरो बनना कोई मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है, थोड़ा उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब मैथ में मन लग जाएगा ना तो ऑल विषय आपके कमांड में आ जाएगा, सभी विषय आपके कमांड में आ जाएगा। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है उनका धीरे धीरे हर सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो सब सब्जेक्ट जो है आपके अच्छे हो जाएंगे, और जब अच्छे होंगे तो बिहार टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को अगर हम जीरो के साथ अगर गुना करते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम जीरो के साथ गुना करते हैं तो वह परिणाम जीरो आ जाता है। फिर किसी भी संख्या में अगर जीरो के साथ गुना किया जाता है तो भी परिणाम क्या आ जाता है, जीरो ही होता है। अगर बात किया जाए किसी संख्या में अगर जीरो को जोड़ते हैं तो जो संख्या मेरा था परिणाम उतना ही आता है, अर्थात 5 + 0 बराबर क्या हो गया, 5 आ गया। फिर 0 + 5 तो भी परिणाम क्या होगा, 5 ही आएगा। अगर जीरो में से किसी संख्या को घटाते हैं तो हमारा चिन्ह होता है वो चिन्ह ही आ जाता है। तो चिन्ह के साथ साथ जो संख्या घटा रहे थे वो भी तो आ जाएगा, अर्थात 0 - 5 है तो परिणाम हमारा क्या आएगा, -5 आएगा। अगर 5 में से 0 को घटाते हैं तब कितना परिणाम आएगा, तब परिणाम हमारा 5 में से अगर 0 को घटाते हैं तो परिणाम हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तब इस कंडीशन में परिणाम हमारा कितना आ जाता है, तो 0 आ जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि किसी संख्या में अगर 0 से हम भाग देते हैं तो वह क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। और ये छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा दमदार है। जहां आपका माइंड स्लिप किया ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक जो भी टर्म्स होता है उसको ध्यानपूर्वक बारीकी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या, अब देखते हैं कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, है ना, उसके बारे में देखते हैं। जैसे ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल गेम्स के बारे में देखते हैं। तो ये आ जाता है हमारा क्या, तो बात किया जाए मैथमेटिकल सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल थोड़ा डिस्टरबेंस होती है कभी कभी। कुछ जीव भी जो है मैथ पढ़ने के लिए चले आते हैं, इतना लगाव हो चुका है इनको कि मैथ पढ़ने के लिए आ जाते हैं, रहा नहीं जाता है। कहते हैं गुरुजी सबको पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हो गया, मैथमेटिकल सिंबल, इसको सिंबल्स कर लें। मैथमेटिकल सिंबल्स क्या हो जाएगा, गेम हो जाएगा, गेम्स। अर्थात कहने की अगर बात किया जाए तो गणितीय चिन्हों के खेल, क्या कहेंगे हम, गणितीय चिन्हों के क्या कहेंगे, खेल कहेंगे। अब देखिए इसको हिंदी में अगर लिखा जाए तो गणितीय चिन्हों के खेल क्या हो जाएंगे, गणितीय चिन्हों के खेल हो जाएंगे। अब देखिए, अब गणित में कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, क्या अगर बात किया जाए तो गणित में कुछ चिन्ह होते हैं। अगर उसकी बात किया जाए तो गणित में कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे अगर प्लस को प्लस के साथ अगर गुना करते हैं तब इसका रिजल्ट क्या आता है, तब इसका रिजल्ट जो है
वो प्लस में ही आता है। अर्थात पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तब इसका रिजल्ट क्या आता है? तब इसका रिजल्ट प्लस ही आता है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत सारे बच्चे इस कंडीशन में भी फंस जाते हैं। जैसे अगर कोई संख्या की अगर बात किया जाए तो धनात्मक होती है तो वहां पर तो फंसने वाली बात नहीं होती है, लेकिन जहां पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है तो वहां पर बहुत बच्चे गलती कर बैठते हैं। उसी गलती को दूर करना है, उसी गलती को दूर करना है तो प्लस को प्लस के साथ गुना किया जाता है तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? प्लस आता है। अब इसी में अगर बात किया जाए कि माइनस को प्लस के साथ गुना करते हैं तब रिजल्ट क्या आता है, तो इस कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है? तो हमारा माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। अर्थात अगर इसको बात किया जाए तो इसको क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक कहेंगे। और जब धनात्मक आता है अर्थात पॉजिटिव आता है अर्थात प्लस आता है तो उसको क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। इंग्लिश में धनात्मक को पॉजिटिव कहा जाता है और इंग्लिश में ऋणात्मक को निगेटिव कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि प्लस को किसके साथ गुना किया जाए तो माइनस के साथ गुना किया जाए, तो प्लस को माइनस के साथ अगर गुना करते हैं तो भी क्या आ जाता है? माइनस ही आ जाता है, अर्थात ऋणात्मक ही आ जाता है। क्या आ जाता है? ऋणात्मक ही आ जाता है। चलिए अब बात किया जाए कि माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं, माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं तब रिजल्ट हमारा क्या आता है? तब रिजल्ट हमारा क्या आता है? प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, अर्थात धनात्मक आता है। क्या आ जाता है? धनात्मक आ जाता है। तो ये तो हमारे सिंबल हो गए, गणितीय चिन्हों के खेल हो गए। गणितीय चिन्हों के क्या हो गए? खेल हो गए। तो इस सब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। इन सब को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन सब को जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बात अगर किया जाए इस पे, अब इसको हम किसी संख्या के माध्यम से समझते हैं तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं, ये जो हो गया, अगर बात किया जाए एक को एक के साथ अगर गुना करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? एक आता है। अब कहेंगे सर ये एक है तो एक क्या है? अगर किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ हो तो समझेंगे वह संख्या क्या है? पॉजिटिव है, अर्थात धनात्मक है। क्या है? धनात्मक में है। तो इसका रिजल्ट जो होगा, एक एक का गुना जो करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एक ही होगा। फिर देखिए, अब -1 को गुना करते हैं एक के साथ, तब रिजल्ट क्या आएगा? तब रिजल्ट क्या आएगा? तब देखिए, तब इसका रिजल्ट -1 आ जाता है। अब अगर इसी संख्या को इस तरफ लिया जाए, अर्थात धनात्मक को किसके साथ? ऋणात्मक का, है ना, ऋणात्मक संख्या के साथ गुना करते हैं तब रिजल्ट क्या आ जाता है? तब रिजल्ट क्या आ जाता है? इसको देखना जरूरी है। तब रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है? तो भी कंडीशन में क्या आ जाता है? इस कंडीशन में -1 ही आता है। क्या हो जाता है? -1 ही आ जाता है। अर्थात 1 को गुना करेंगे -1 के साथ तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या होगा कि -1 को गुना करेंगे -1 के साथ, तब रिजल्ट हमारा क्या होगा? तब रिजल्ट हमारा क्या होगा? तब इस कंडीशन में भी रिजल्ट हमारा क्या होगा? तो 1 होगा, लेकिन वह क्या होगा? धनात्मक में होगा, अर्थात प्लस में होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और +1 को +1 के साथ लिखा नहीं जाता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं उस कंडीशन में, सिर्फ क्योंकि इसके आगे तो कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं होता है। जब लगा हुआ नहीं होता है तो समझ जाते हैं कि यह संख्या क्या है? धनात्मक के रूप में है, यह संख्या धनात्मक में है। इसीलिए अब देखिए, इस सिंबल में
एक छूट क्या गया, एक छूटा भाग के साथ। जैसा कि देखते हैं कि माइनस अगर कोई संख्या होती है, कोई संख्या क्या होती है, माइनस में अगर होती है, अगर इसको हम भाग देते हैं किसके साथ, प्लस के साथ। किसके साथ देते हैं भाग, प्लस के साथ देते हैं, तो भी रिजल्ट हमारा क्या आता है, माइनस ही आता है। क्या आता है, माइनस ही आता है। अगर किसी भी प्लस वाले संख्या में अगर हम भाग माइनस वाले संख्या से देते हैं तो भी रिजल्ट क्या हो जाता है, उस कंडीशन में भी रिजल्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, माइनस ही होता है। आइए इसको हम चिन्ह के साथ तो देख लिए हैं, लेकिन संख्या के साथ देखें तो और बेटर होगा। अगर जैसे देखिए कि -1 है, अगर इसको हम भाग देंगे कितना, तो 1 से अर्थात +1 से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट -1 ही होगा। क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। सभी बच्चों को मजे से समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। चलिए आगे देखते हैं कि अगर 1 होता है, तो 1 होता है जो धनात्मक में होता है, अगर उसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं ऋणात्मक वाले संख्या से, ऋणात्मक वाले संख्या से, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो भी माइनस क्या होता है, 1 ही होता है। अगर इसको बात किया जाए तो इस रूप में हम समझ सकते हैं, किस रूप में समझ सकते हैं, तो यहां से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे देखिए -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, बट्टा 1 लिख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या -1 आ रहा है। फिर देखिए 1 है और -1 है, तो यह 1 क्या हो जाता है, ऊपर में चला जाता है, अर्थात इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, इसका रिजल्ट जो हो जाता है वो -1 हो जाता है। क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। किसी भी सवाल को जब हल करते हैं, अगर उसका चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह अगर हर में होता है, अगर हर में होता है, तो उसको फिर हम कैसे लिखेंगे, तो हर वाले चिन्ह को अंश में परिवर्तन कर दिया जाता है, और तब उसका क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह लगा करके किसी संख्या को लिखा जाता है। अर्थात इसी के कारण यह जो है क्या होता है, 1/-1 है, तो बराबर में इसका परिणाम क्या आ जाता है, -1 आता है। क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। अब देखिए, अब कुछ आपके माइंड में सवाल उठता होगा, प्रश्न उठता होगा कि सर ने कहाँ पर कोष्ठ का प्रयोग कर दिया, छोटी कोष्ठ का प्रयोग। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर कोई चिन्ह, जैसे जोड़ का, गुना का, माइनस का, खास तौर पे सबसे ज्यादा माइनस का, और माइनस से पहले अगर कोई चिन्ह और आता है, तब वहां पर हम क्या करते हैं, छोटी कोष्ठ का या मध्यम कोष्ठ का या फिर बड़ी कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि 1 है, 1 तो धनात्मक है, 1 क्या है, धनात्मक है, इसको हम गुना कर रहे हैं कितना से, तो -1 से गुना कर रहे हैं। अब देखिए दो चिन्ह को तो एक साथ लिख नहीं सकते हैं, क्या ऐसा रूल भी नहीं है, दो चिन्ह को हम एक साथ तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसमें स्पष्ट ये नहीं पता चल पाएगा कि दोनों चिन्हों के साथ करना क्या है। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। जब भी अगर कोई चिन्ह होता है, दो चिन्ह एक साथ में, खास तौर पे प्लस कॉम्बिनेशन और माइनस कॉम्बिनेशन हो, तो वहां पर क्या चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए अगर कोई संख्या यहाँ पे है, प्लस में और गुना किए हैं, और फिर माइनस के साथ अगर संख्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोष्ठ का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे भाई, आपको इस चीज का भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि कैलकुलेशन के क्रम में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे जहां पर आपको दिक्कतें होंगी, और ये सारे दिक्कत को धीरे धीरे समाप्त कर देना है, सारे कठिनाई को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। जो भी कठिनाई होगी उस कठिनाई को बिल्कुल जड़ से समाप्त करना है। इसीलिए तो आपके साथ राजकुमार सर हैं, बने हुए हैं, ताकि आपको मैथ में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे सही ढंग से केयर करते हुए चलेंगे, जितने चीज को बता रहे हैं उस सभी चीज को बारीकी ढंग से देखते चलेंगे, तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चों को मैथ में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर भी, अब कहिएगा सर यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग दोनों दो जगह,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 है और उसके साथ गुना है और फिर क्या है -1 है, इसलिए -1 गुने -1, तो ब्रैकेट का प्रयोग कर लिए हैं, कोष्ट का प्रयोग कर लिए हैं और दोनों का रिजल्ट क्या जाता है 1 आ जाता है। तो यहाँ से कोष्ट के बारे में भी समझ में आ गया कि कहाँ पे कोष्ट का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे कोष्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए कि अगर लिखना है हमें 2 लिखना है प्लस इसमें क्या करना है -2 को जोड़ना है। अगर इसमें क्या करना है -2 को जोड़ना है तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई दो संख्या जो धनात्मक में है, यानी कहने का मतलब एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक में, दो संख्या को लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक 2 लिया है जो पॉजिटिव में है अर्थात धनात्मक में है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा -2 है अर्थात ऋणात्मक में। अब इसको हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर प्लस का चिन्ह लिखेंगे क्योंकि हमें जोड़ना है, और जब जोड़ते हैं तो प्लस का चिन्ह तो लिखना होगा। अब देखिए, अब ये तो कहेगा भाई ये तो -2 है, अब जब -2 होगा तो इसके लिए ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोष्ट का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, कोष्ट का प्रयोग कर लेते हैं। और ये कोष्ट का प्रयोग जब करते हैं ना, तो हल करने के क्रम में पुनः ये गुना का चिन्ह यहाँ पे आ जाता है। किसके किसके बीच, तो जो हमारा जोड़ है और कोष्ट के बीच में जो संख्या है और उसके साथ जो चिन्ह लगा हुआ है उसी के साथ गुना का संबंध हो जाता है। जैसे यहाँ पर जोड़ है और यहाँ पे घटाव है, तो ये दोनों परस्पर यहाँ पर किसके संबंध में आ जाएगी, तो गुना के संबंध में आ जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि इसको हम कोष्ट को जब हटाएंगे, कोष्ट को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि जब भी अगर प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो रिजल्ट हमारा किस में आ जाता है, तो माइनस में आ जाता है। किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। अब देखिए बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। आइए कुछ और टर्म्स को देखते हैं। अब देखिए जैसा कि अगर यहाँ पे रहता है +2 और लिखते हैं क्या, -8, अर्थात 2 में से 8 को घटाते हैं तब क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल अगर आपको दिखता है तो कुछ नहीं करना है, या इस तरह के टर्म्स अगर आपके सामने दिखते हैं तो कुछ नहीं करना है। आप लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, माइनस में होता है। छोटी में से बड़ी संख्या को घटाना है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। अर्थात 2 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 6। माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने है ना इस चीज को और भी बारीकी ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलो अब देखो, मैं इस चीज को बारीकी ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं। समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई संख्या क्या है, 2 है और ये -2 है, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या होगा, अब देखिए अब जोड़ना है तो 2 है तो इसको हम तो 1 और +1 लिख सकते हैं। फिर -2 है तो इसको -1 और क्या लिख सकते हैं, फिर -1 लिख सकते हैं। क्योंकि माइनस का जो क्रम होता है, अगर कोई संख्या माइनस में होता है तो उसको अगर तोड़ेंगे भी तो वह संख्या माइनस में ही टूटते हुए चला जाएगा, क्योंकि पुनः उसको जोड़ेंगे तो माइनस में रहेगा, तभी जाकर के जुड़ करके पुनः वह माइनस में आएगा, नहीं तो वह माइनस में नहीं आएगा। अब देखिए अगर इसकी बात अगर किया जाए जोड़ने की, तो इसको अगर जोड़ते हैं 2 और प्लस में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखते हैं, अर्थात 2 प्लस कोष्ट -2 लिखते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि कोष्ट का प्रयोग कर लेते हैं तो दोनों चिन्ह जो होता है वहां पर क्या आ जाता है, गुना के क्रम में बदल जाता है। अर्थात इसको जब कोष्ट को हटाएंगे तो प्लस का और माइनस का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, गुना में बदल जाएगा। अर्थात 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसी चीज को अगर हम यहाँ से टर्मिनेट करके बात किया जाए, +1 और +1 को लिखा जाए, अब पुनः साथ में -1 को भी अगर लिखा जाए तो क्या आएगा रिजल्ट, तो ये भी माइनस और ये प्लस कैंसिल होगा, कट जाएगा, और ये माइनस और ये क्या प्लस,
कैंसिल होगा, तो इस क्रम में भी क्या आता है रिजल्ट, 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। अब देखिए इसी को हम छोटा बड़ा संख्या के साथ देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 को तो हम +1 और +1 लिख सकते हैं। फिर -8 है तो इसको -1, फिर -1, फिर -1, कब तक, 8 बार तक लिखेंगे। कितना तक लिखेंगे, 8 बार तक लिखेंगे। कितना हो गया, ये हमारा 6 हो गया, फिर -1, फिर कितना, -1। अब देखिए काटिए तो +1 वाला कटेगा, फिर -1 वाले से, देखिए फिर +1 वाला कटेगा, फिर -1 वाले से कटेगा। अब बताइए अब कितना आ रहा है, तो अब आ रहा है 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है, 5, और ये एक बचा हुआ है ना, तो कुल मिला के 6 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो देखिए यही आ गया रिजल्ट मेरा, क्या, तो माइनस क्या आ गया, तो -6 आ गया। क्या आ गया, -6। ऐसे भी समझ सकते हैं। और आसानी और इजीली तरीके से ऐसे याद रखना है कि जब भी हम किसी छोटे संख्या में से बड़ा संख्या को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट किस में आ जाता है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो माइनस में आ जाता है। किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। चलिए अब हम देखते हैं एक चीज को, है ना, किसको देखते हैं, तो अब इस चीज को देखिए, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो है ना, कहीं ना कहीं वो कठिनाई उत्पन्न कर देती है। और जब हमें इस बार मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में 100 में 100 अगर मार्क्स लाना है तो इस चीज को आपको दूर करके चलना है। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर पे भी आएंगे और चैप्टर जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि उससे एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन में डाउट होती है तो पढ़ना बेकार हो जाएगा, नहीं सर के द्वारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। इसलिए है ना, जो भी बारीकी चीज होता है मैथ में, खास तौर पे टर्म्स हैं, उसको हम देखते हुए चलेंगे, कहीं से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखिए अब रहेगा क्या, अब होगा कि अगर बड़ा संख्या पहले माइनस में हो और पहले हो, अगर इसमें 2 को अगर या 2 को जोड़ा जाए तो भी कंडीशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो प्लस में होगा ना उसमें से माइनस वाले को घटा लीजिए, इस तरफ कर लीजिए। मन में रख लेना है कि छोटका में से बड़का को घटा लेना है, संख्या भले ही इधर या उधर हो तो भी इस क्रम में क्या होगा, -6 आएगा। ये 2 प्लस में है, इसमें से -8 घटा लिए, बस इतना ही समझना है। तो कितना क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। तो मैंने दोनों तरीका से बता दिया कि जब संख्या माइनस का मान ज्यादा हो तो उस क्रम में क्या करेंगे। अब देखिए अगर बात किया जाए 8 में से अगर 2 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। 6 आएगा क्यों, क्योंकि आसानी से घट भी जाता है, तो 8 में से 2 घटा लेंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं इन्हीं सब तथ्यों के साथ। अब देखिए आगे हम क्या देखेंगे पुनः, अब देखेंगे डिजिट देख लिए, अंक समझ में आ गया, संख्या के बारे में मैंने बता दिया। और जब मैंने संख्या के बारे में बताया तो कुछ शॉर्टकट गुना भी देखेंगे। उससे पहले देखते हैं अब संख्या के बारे में विशेष रूप से देखते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब संख्या के बारे में देखते हैं। अब होगा क्या, संख्याएं अर्थात नंबर्स, मूल रूप से इसको बारह भागों में बांटा गया है। अब इसमें आते क्या क्या है उसको हम देखें। पहला तो हमारा आ जाता है क्या, पहला आ जाता है, पहला अगर आ जाता है उसकी बात अगर किया जाए तो पहला क्या आ जाता है, तो पहला आता है प्राकृतिक संख्या आता है। क्या जाता है, प्राकृतिक संख्या, जिसको क्या कहते हैं, नेचुरल, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं।
दूसरा क्या आ जाता है, तो दूसरा होता है हमारा क्या, पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। अब जैसे देखिए तीसरा क्या हो जाता है, तो तीसरा होता है पूर्णांक संख्या होता है। तीसरा क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। अब देखिए पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं, तो इंटीजर, इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चों को, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चों को। चलिए आगे फिर देखते हैं पुनः। अब क्या आ जाता है, यहां से आ जाता है सम संख्या आता है। सम संख्या आता है। सम संख्या अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, तो इवन, क्या कहेंगे, इवन, इवन नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। विषम संख्या होता है। क्या हो जाता है, विषम, विषम संख्या हो जाता है। अगर इसको एक बात किया जाए ये 2 हो जाएगा, अगर ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये अगर बात किया जाए तो ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना, तो ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। छठी की अगर बात किया जाए, विषम, विषम संख्या को क्या कहते हैं, तो विषम संख्या को, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। क्या आ जाता है, भाज्य संख्या आता है। भाज्य संख्या को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहते हैं, नहीं तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद 7वां जो होता है उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों एक और बात, अगर इसकी बात किया जाए तो इसको कहते हैं यौगिक संख्या भी। क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। किसको, तो भाज्य संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं, भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या का एक और नाम होता है। एक और नाम क्या होता है उसका, तो एक और नाम जो होता है ये होता है रूट्स। क्या होता है, रूट संख्या होता है। रूट संख्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में जो कहते हैं वो प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अगर बात किया जाए तो इसको प्राइम नंबर कहते हैं। इसको प्राइम नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे अगर बात किया जाए, अगर 8वां की अगर बात किया जाए, 8वां की अगर बात किया जाए तो क्या आ जाएगा, तो सह अभाज्य संख्या भी होता है। क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। ये सह अभाज्य से, हालांकि जितने भी संख्या के टाइप्स के बारे में बताया जा रहा है,
संख्या के टाइप्स के बारे में बताया जा रहा है, वो सारे के सारे जो आ जाते हैं, जैसे ये बताया जा रहा है ना, इसको अगर बात किया जाए तो इसको पूर्ण रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात संख्या के प्रकार, अर्थात क्या, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। तो संख्या के ये सब प्रकार हो जाते हैं। अगर बात किया जाए तो स्वअभाज्य, स्वअभाज्य को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसको कहा जाता है को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए इसका नॉर्मल फैक्ट क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब परिमेय संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद जो है, दसवां जो होता है वो होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होता है। इसको क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला जो पॉइंट्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये जो होता है वो वास्तविक, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। अगला जो होता है 12वां फैक्ट जो होता है, 12वां पॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है? अवास्तविक, अवास्तविक संख्या। क्या होता है? अवास्तविक संख्या हो जाता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में इमेजनरी। क्या कहते हैं? इमेजनरी कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजनरी नंबर कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं। ऐसे बहुत जगह इसका नाम जो है अनरियल नंबर भी होता है। क्या होता है? अनरियल नंबर होता है, लेकिन गणित में इसे हम इमेजनरी नंबर के नाम से ही जानते हैं। तो ये सब सारे के सारे क्या हो गए? संख्या के टाइप्स हो गए। अब देखिए, कहिएगा सर इतना पूरा क्यों लिख रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? तो बताने का मुख्य रीजन है कि प्राकृत संख्या से भी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं ऑब्जेक्टिव, जो यूं देखेंगे और यूं बन जाए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आपको क्या होगा ना कि देखते ही छू मंतर हो जाएगा। कहिएगा सर छू मंतर क्या हो जाता है? अरे देखना है भाई और आंसर में क्या करना है? घसना है। आंसर शीट में देखना है और आंसर शीट में घसना है। उसके बाद पूर्ण संख्या है, तो उससे भी संबंधित क्या होते हैं? कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, उससे भी है ना संबंधित क्या हो जाते हैं? क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या WHOLE इसका क्या होगा? इंग्लिश होगा। ठीक है, ई छूट गया था, चलिए मैंने इसको पूरा कर दिया, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, इससे भी संबंधित होते हैं। पूर्णांक संख्या है, इससे भी संबंधित रहते हैं। अर्थात मैंने जितने 12 टाइप्स बताए हैं उस सबसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं। सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। उसके बाद जो है स्वअभाज्य संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। लेकिन मूल रूप से हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो मूल रूप से हमें जो पढ़ना है वो वास्तविक संख्या, उसके बाद इसी के अंतर्गत अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, इस सब पर विशेष रूप से जोर देना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को बहुत मजा आया होगा पढ़ने में।
आप सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जितने भी बंधु बांधव हैं सबों में शेयर करने का काम करें, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे जितने भी दोस्त आपके हैं अर्थात पूरे बिहार के बच्चे या अन्य राज्यों के बच्चे भी जिनसे ये टॉपिक मैच करता है वो सब भी इस चीज़ को देखें और इसका पूरा से पूरा अपने बोर्डों में लाभ उठा सके, बोर्ड के एग्जाम के लिए लाभ उठा सके। चलिए इतना ही आज रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर वीडियो।